शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज का जो टॉपिक है ये एनोरेक्टल फिस्टुला, उसका हेतुलिंग औषध हमें देखना है। और क्या होता है कि बहुत सारे शल्य चिकित्सक लोगों को अभिमान है, मैं ये नहीं बोलूंगा ईगो है, उनको ये अभिमान है कि हम लोग ही इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन एक काय चिकित्सक भी इस पे बहुत अच्छा चिकित्सा दे सकते हैं। काय चिकित्सक लोग जो है वो मेडिसिन से ठीक करते हैं, सर्जन लोग जो है वो सर्जरी करके ठीक करते हैं, और सर्जरी में भी शार सूत्र करते हैं, शस्त्र कर्म करते हैं और अग्निकर्म वगैरह करते हैं। लेकिन जो काय चिकित्सक का लिमिटेशन है वहां तक तो हमें करना ही चाहिए, अग्नि पे काम करके। मैं इसी पे आप लोग को सब चीज बताऊंगा। तो एनोरेक्टल फिस्टुला क्या होता है इस पे बात करेंगे, फिर अपने ग्रंथों में क्या बोला है वो बात करेंगे, और क्या मेडिसिन काम करती है वो भी हम बात करेंगे। तो एनोरेक्टल फिस्टुला जब रहता है तो एक तरह से भगंदर रहता है, और इसमें एबनॉर्मल चैनल एक रास्ता खुल जाता है जो एनस से लेके गुद द्वार से लेके रेक्टम से लेके अंदर तक स्किन तक जाता है। कभी कभी वो अलग ऑर्गन तक जाता है, कभी कभी वजाइना तक चले जाता है, या फिर वो साइनस फॉर्मेशन करता है, पाइलोनिडल साइनस। तो वो अंदर बहुत डीप जाता है, सिग्मोइड कोलन तक जाता है। तो इसमें जो फिस्टुला होता है ये कभी कभी बहुत ज्यादा पेनफुल भी हो सकता है, या उससे पस भी आ सकता है। इसी तरह से इसको अगर चेक करना है तो हमें प्रोब डालना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। तो एक प्रोब होता है, उससे जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में सुश्रुताचार्य जी ने एशनी यंत्र बोला है, उससे हम लोग प्रोब देख के उसका डेप्थ देखते हैं और उसका डायरेक्शन देखते हैं कि वो कितना अंदर तक फिस्टुला हो गया है। और ये ज्यादातर किनको होता है, मतलब मेरे प्रैक्टिस के हिसाब से मैं बताता हूँ। मैं पुणे से पढ़ाई किया हूँ, सब चीज 11वीं 12वीं सब कुछ पढ़ाई किया हूँ, कॉलेज वगैरह। तो यहाँ पर जो ड्राइवर लोग थे ना, पहले के जमाने का जो बस होता था वो वो इंजन के पास बैठते थे, और पीएमटी पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट की बसेज होती थी। तो वो लोग कैसे इंजन के पास बैठ के, और उनके जो सीट रहता था ड्राइवर का सीट, उसमें एकदम हार्ड रहता था। तो उन लोगों को बहुत बार पाइल्स का प्रॉब्लम, फिस्टुला का प्रॉब्लम, फिशर का प्रॉब्लम होता था। क्योंकि एक तो गर्मी में बैठना है, यात्रा करना है, दिन भर खाने पीने को नहीं हो रहा है, और वेग विधारण हो रहा है। या ट्रक ड्राइवर, या फिर ऑटो रिक्शा वाले, या फिर जो बाद में बीपीओ वगैरह आ गया, कॉल सेंटर्स आ गए, तो उसके जो ड्राइवर्स वगैरह थे उनको ये फिस्टुला बहुत ज्यादा हो रहा था। ये मैंने अपने शुरुआती प्रैक्टिस में देखा था। अभी तो बसेस अच्छी हो गई हैं, बीजेपी का जब गवर्नमेंट आया तो उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह कर दिया, एसी बसेस। अभी उतने पेशेंट नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में बहुत होता था। तो जहां पे बैठने का काम है और सीट अगर अच्छा नहीं है वहां पे ये हेतु मिलता था, मतलब मेरा अनुभव में ये देखा है।
तो डायग्नोसिस कैसे होता है? और मेरे पास तो एक ऐसे पेशेंट आए थे जो ऑटो रिक्शा चलाते थे, वेग विधारण का हिस्ट्री था, नॉनवेज खाते थे, दारू पीते थे, और दिन रात मेहनत करते थे बहुत ज्यादा। और उनको ना 6 ऐसे फिस्टुला हो गया था, 6 भगंदर क्या होल्स हो गए थे। वहां से पस भी आता था, मल भी आता था, और बहुत ज्यादा ऐसे सड़न जैसा हो गया था। उन्होंने क्षार सूत्र कराया, वो फेल हो गया। उन्होंने सर्जरी कराया, फिर से फेल हो गया। और सर्जरी कराना एक तरह से एक नया ओपनिंग करना, ऐसा उनको लगा। तो 6 ऐसे होल थे, उनको भगंदर हो गया था। तो इसके लिए प्रोक्टोस्कोप डाल के रेक्टम में, और फिर पता चलता है कि वो रेक्टम में डाल के देखते हैं या फिर जो ओपनिंग है वहां से डाल के हमें पता चलता है कि इंटरनल ओपनिंग है कि नहीं है। और ज्यादा पेनफुल नहीं होना चाहिए प्रोब जब डाल रहे हैं तो। इसी तरह से सिग्मेडोस्कोप डालते हैं सिगमेंट कोलन को देखने के लिए। तो उसमें कैंसर या क्रॉन डिजीज है क्या, वो पता चलता है। बाकी यूएसजी वगैरह करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि अंदर, या कोलोनोस्कोपी करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि अंदर कितनी व्याप्ति है इसकी। बाकी तो ज्यादातर प्रोक्टोस्कोप से ही हमें पता चल जाता है कि प्रोक्टोस्कोप से पूरा विजुलाइज करते हैं कि वहां ओपनिंग है कि नहीं है, कितना है। और नहीं तो बाह्य परीक्षण करके हमें पता चलता है। अब इसमें हमें भगंदर की चिकित्सा करनी है, कभी कभी अंतर विद्रदी रहती है, वो चिकित्सा करनी है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है जो आईटी सेक्टर में काम करते थे, भले एसी में रहते थे, लेकिन नाइट शिफ्ट करने की वजह से बॉडी में क्षार धर्मिता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, रात्रि जागरण और चाय पी के काम करना। तो उनको क्या हो गया था, रेक्टल एब्सेस हो गया था बहुत ज्यादा, और ब्लड आ रहा था। तो इसीलिए अंतर विद्रदी मैंने उनका डायग्नोज किया, भगंदर नहीं किया। पेनफुल उनका कंडीशन था। तो अंतर विद्रदी की भी चिकित्सा करनी पड़ती है। और पित्त कफज दुष्टिन अपान स्थान, पित्त और कफ इसकी दृष्टि, और वायु तो है ही, अपान वायु है ही, लेकिन पित्त कफज दुष्टि ऐसे सिम्टम आ रहे थे। पित्त कफज कैसे? क्योंकि दाह वगैरह बहुत ज्यादा था और म्यूकस आ रहा था, ऐसा मुझे लगा। तो जब हम माधव निदान पढ़ते हैं, इसमें भगंदर निदान के बारे में क्या बताया? गुदस्य द्वयंगुले क्षेत्रे पार्श्वतः पीड़का अर्तिकृत भिन्ना भगंदरो गया सच पंचविदो मतः। मतलब गुदा के समीपस्थ 2 अंगुल के प्रदेश में एक पीड़ाकारक पीड़िका उत्पन्न होती है। जब वो फूट जाती है तो उसे भगंदर कहते हैं। और यह एक ओपनिंग शुरू कर देती है, मतलब एक रास्ता शुरू कर देती है, चैनल शुरू कर देती है। वहां से या तो पस आएगा, पानी आएगा, एक्सुडेट कुछ तो आएगा, या फिर वहां से मल भी आने लगता है। जितना उसका व्याप्ति रहेगा, बढ़ेगा, वो तकलीफ होता है। और यह भगंदर 5 टाइप का बताया गया है। अब इसके और क्या बताए हैं तो वातिक भगंदर क्या बताया है? वातिक भगंदर, जिसको शतपोनक नाम दिया है। आप लोगों ने सर्जरी में, शल्य में ये सब पढ़ा है, एक बार रिपीटेशन हो जाता है, रिवीजन हो जाएगा। तो अगर जो इंसान बहुत रुक्ष पदार्थ खा रहा है, कसैला पदार्थ खा रहा है, और रात्रि जागरण कर रहा है, वात प्रकोपक आहार विहार कर रहा है, मतलब रात्रि जागरण, चिंता में है, भय में है, शोक में है, काम में है, और तो फिर उसके गुद भाग में एक तो पेट साफ नहीं होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, सोने जागने का पैटर्न अच्छा नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन, मलावष्टम होगा। और गुद प्रदेश में पीड़ का उत्पन्न कर देता है वो वायु, जो अपान वायु दूषित हो रही है, प्रतिलोमित हो रही है। और अगर इसका हमने अच्छे से विप्लांपन नहीं किया तो पक जाती है, और वह पाक जो रहता है बहुत दारुण होता है, और वो पक कर फुटती है, और उसमें अत्यंत पीड़ा होती है, और रक्त वर्ण का स्त्राव युक्त झाग युक्त स्त्राव निकलता है, और उसमें धीरे धीरे अनेक व्रण बन जाते हैं, और वह अंदर उसका प्रसार होता है, गुद प्रणाली, मूत्र प्रणाली तक हो जाता है, और उसमें छिद्र हो जाते हैं। और छिद्र इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभी वो छिद्रों से मल मूत्र वीर्य भी निकलने लगता है, शुक्र भी निकलने लगता है। तो इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, इसलिए इसको शतपोनक, ऐसा वातिक भगंदर बताया है। जो लोग एमडी कर रहे हैं, जैसे मोनाली मैम कर रही हैं शायद सर्जरी में, तो इनको मालूम होगा, इन्होंने पेशेंट देखे होंगे। तो उसका ड्रेसिंग करना पड़ता है रोज, बिटाडिन से या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के रोज, वहां पे गॉज पीस डाल के, पूरा अच्छे असेप्टिक प्रिकॉशन लेके, और फिर रोज ड्रेसिंग करना पड़ता है। हम दवाइयों पे बात करेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए। उसी तरह से पित्तज जो भगंदर है, उसमें बोला है तीक्ष्णोष्ण विदाही पदार्थों का अति सेवन कर रहे हैं, पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं। विहार में कैसे? अजीर्णाशन, फिर उसके बाद में बहुत क्रोध करना, बहुत ज्यादा चाय पीना, बहुत ज्यादा गुटखा तंबाकू खाना, ऐसे बहुत सारे पित्त प्रकोपक चीजें। गर्मी में काम करना, मैंने जैसे ड्राइवर लोगों को बताया, इंजन के पास काम करते थे, ड्राइविंग करते थे,
ऐसे पित्त प्रकोपक कारण की वजह से जो पित्त है वहां का, वो गुद प्रदेश में जाके रक्त वर्ण की पीड़िका करता है, और वो पित्त का उद्रेक होने के कारण बहुत शीघ्र पक जाती है, और उसमें से उष्ण और दुर्गंध युक्त स्राव निकलता रहता है, और वह ऊंट की ग्रीवा के समान टेढ़ा मेढ़ा होता है। ऊंट कैमल का आपने ग्रीवा देखा होगा, वो कैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए यहाँ पर भी उष्टग्रीव भगंदर होता है, पित्त के प्रकोप से होता है। पहला वाला शतपूर्णक है तो वहां पे बहुत सारे छेद छेद है, उष्टग्रीव में ऊंट की ग्रीवा की तरह होता है। इसी तरह से फिर कफ कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा ठंडा खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, दीवा स्वाप कर रहे हैं, कच्चा चीज खा रहे हैं, जैसे सैलेड वगैरह बहुत खा रहे हैं, दही के साथ बहुत सारे ककड़ी वगैरह डाल के और खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, अग्निमंत तो हो गए, मल संचिति हो गई, लेकिन वहां पे कफ जो है प्रकुपित होकर पिड़का उत्पन्न करता है, और वहां खुजली होने लगती है, गाढ़ा गाढ़ा स्राव निकलने लगता है, और पीड़ा उतना नहीं होती जितना पित्तज और वातज में हो रही है। पित्तज में दाह पाक हो रहा है, यहाँ पे पीड़ा कम हो रही है, लेकिन पिड़का दबाने से कठोर प्रतीत होता है, सफेद रंग का होता है, और यहाँ पे स्त्राव निकलता है, खुजली के साथ कुछ ना कुछ ऐसे चिप 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 कुछ तो निकल रहा है। इसको परिस्रावी भगंदर कहते हैं, ये कफ जन्य होती है। सन्निपाता जगह तीनों दोषों को प्रकोपित करने वाले आहार विहार का सेवन करते हैं, तो वहां पे जैसे शंख के अंदर टेढ़ा और चक्राकार मार्ग होता है, शंख आपने देखा होगा या घुंगा देखा होगा, तो उसमें गोल 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 मार्ग होता है, उसी तरह से अंतर मार्ग चक्राकार होता है यहाँ पे, और तीनों दोषों के प्रकोप से होता है। और यह पेड़ का कभी कभी गाय का स्तन होता है, उसके समान अनेक वर्णों वाली होती है, और अनेक कलर की होती है, पीड़िकाएं अंदर अंदर होती हैं, तो उन्मार्गामी होती है या बहिर्गामी होती है। तो इसमें ऐसा लगता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि गुद प्रदेश में पहले के जमाने में लोग ना वॉशरूम में नहीं जाते थे, वो लोग बाहर जाते थे नदी के किनारे या खेत में, तो वहां पे जब धो रहे हैं नदी के किनारे या लोटा लेके जाते थे, तो वहां पे कंकड़ और मिट्टी, इससे कभी कभी वो साफ करने का कोशिश करते थे, नदी के पानी के साथ में थोड़ा मिट्टी उट्टी लेके और साफ करने का कोशिश करते थे, तो उससे कांटा वगैरह चुभ जाता था, या कुछ चोट लग जाती, जख्म व्रण हो जाता था, या फिर ऐसे भी बैठने उठने में अगर कभी कांटा चुभ गया, कील चुभ गया, कोई शल्य चला गया, तो व्रण गुद प्रदेश के अंदर की ओर चल जाता है, और उसकी चिकित्सा न करने पे उसमें मैगोट्स या कृमि पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कृमि हो जाते हैं, और वो कृमि जो होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, वो फाड़ फाड़ कर छोटे छोटे बड़े बड़े मोटे मोटे छिद्र कर देते हैं, और उन छिद्रों से मल मूत्रादि आने लगता है, और उसको उन्मार्गी भगंदर कहा जाता है, जो कृमि से होता है। और ऐसा बोला है कि सारे भगंदर घोर होते हैं, दुस्साध्य माने जाते हैं। त्रिदोष जन्य जो बताया, सन्निपात जन्य, शंभु का व्रत, मतलब जो शंख का अंदर जो मार्ग होता है वैसे गोल गोल होता है, वह तो बहुत ही डेंजरस होता है, वो असाध्य बताया है। और जो शत जन्य है, उसमें अगर चिकित्सा नहीं किया और कृमि हो गया है, वह भी बहुत डेंजरस होता है, असाध्य बताया गया है। तो और ये बताया कि जिस भगंदर से वात निकलने लगे, मूत्र और मल निकलने लगे, कृमि निकलने लगे, शुक्र धातु निकलने लगे, तो वह असाध्य होता है, और वह अगर चिकित्सा नहीं किया गया तो प्राणों का अंत कर देता है, इतना ये डेंजरस कंडीशन होती है। इसको भगंदर कहा जाता है, जिसमें ओपनिंग या चैनल हो जाता है। पाइलोनेडल साइनस होता है, वह तो बहुत ज्यादा अंदर डीप होता है। भगंदर का ओपनिंग कभी कभी बाहर हमें दिखता है, वहां से पस आ रहा होता है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी दवाइयां यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हमें अग्नि को बढ़ाना है, दीपन पाचन अनुलोमन देना है, और कुछ वहां पे ऐसे दवाइयां देनी है जो हील करे। तो जैसे कि मधुस्नुही चूर्ण है, वो एक एक चम्मच सुबह शाम दे, या रात को एक चम्मच दे शहद के साथ, मधुस्नुही चूर्ण, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी के साथ रोज रात को दे एक चम्मच, तो फायदा होता है। षडधरण चूर्ण को सुबह शाम दे तो पेट दोनों टाइम साफ होगा। हरितकी का चूर्ण दे सकते हैं, गुग्गुल पंचपल चूर्ण दे सकते हैं, आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद, उससे फायदा होता है। आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा, ये बहुत ही अच्छा नोट्स है। जो सर्जरी कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है ऐसी चीजें। फिर आसवरिष्ट में अभ्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, दुरालभारिष्ट, दंत्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वटी अगर देखेंगे तो कैशोर गुग्गुल, षडधरण गुग्गुल, फिर अमृता गुग्गुल, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, अमृता गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, सप्तविंशति गुग्गुल जो है वो खास इसके लिए ही बनाया है।
भगंदर के लिए सप्तविंशति गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में क्षार सूत्र बहुत किया जाता है पूरे भारत में। बड़े बड़े वैद्य लोग जो हैं, जो एनोरेक्टल सर्जरी करते हैं, और बहुत अच्छा, मेरे क्लासमेट है मुंबई में करता है, वो एक सर्जरी का 60,000 लेता है और दिन में 5-6 सर्जरी करता है, तो करोड़पति है वो, केवल एनोरेक्टल सर्जरी में। और उसने बहुत सारी मशीनें भी लाई हैं, तो बहुत अच्छा चलता है उसका। तो क्षार सूत्र है, सिट्स बात है, वो करने से फायदा होता है। कुछ कषाय हैं जैसे कि त्रयंत्रादि कषाय, महातिक्तक कषाय, तिक्तक कषाय, आरकवदादि कषाय, नेग्रोदादि कषाय, लोद्रादि कषाय, ये सब जब हम लोग करते हैं, और भगंदर की चिकित्सा जो सुश्रुत संहिता में बताई है, और कुछ परहेज भी बताए कि दही नहीं खाना, पेट साफ होने के लिए रोज सुबह जल्दी ब्राह्म मुहूर्त में उठना है, वॉकिंग करना है, वहां पे जात्यदि तेल का मात्रा बस्ती देना है, या व्रण रूपक तेल, व्रण शोधक तेल, और व्रण की तरह चिकित्सा करें, या अंतर विद्रदी है तो वहां पे गूगल गल्प बहुत अच्छा काम करता है। उसमें भी मात्रा बस्ती हम लोग देते हैं। मात्रा बस्ती जरूरी नहीं कि 100 ml दें, उसमें 20 ml, 25 ml, 5 ml तक भी दे सकते हैं, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। मल का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। और पित्त कफ की दृष्टि है तो पित्त शामक द्रव्य दे, कफ शामक द्रव्य दे, ऐसा योजना करें। जैसे गुडुचि है, तिक्त रसात्मक द्रव्य, किरातिक्त है, पटोल है, ऐसे जो द्रव्य हैं जो तिक्त रसात्मक है, पित्त और कफ का भी दोनों का शमन करे, वो ज्यादा करता है काम। तो इस तरह से, और अपान वायु का अनुलोमन हो, इस तरह से जब हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डॉक्टर हरिहर सर, डॉक्टर अभय सर, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? डॉक्टर महेंद्र सर, एनोरेक्टल फिस्टुला पे आप लोग का कुछ अनुभव है तो बताइए सर। सर वैसे तो आपने सारा कुछ बता दिया भगंदर के बारे में। इसमें जो चिकित्सा में तो अपने जनरली में रक्त मोक्षण करते हैं, और रक्त मोक्षण के अलावा अपन जो सर्जरी का वो तो करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ भरतपुर करता है सर्जरी, तो वो जो बिल्ली की हड्डी का करते हैं वो बताता है, उसको लेप करके उनके उससे आराम मिल जाता है, उस तरह का बता रहा था, वो करता है खुद, जी। और उससे आराम मिल जाता है। वैसे तो अपने इसमें ग्रंथों में बहुत सारे लेप दिए हुए हैं, लेकिन और किसी का तो प्रयोग हमने किया नहीं ज्यादातर, लेकिन वो उसको बिल्ली की हड्डी का बता रहा था, उसमें त्रिफला में घिस के उसको लगा दो, जी। तो उससे आराम मिल जाता है वो फुंसी में। जी, मैं और बहुत सारी दवाइयां बताने वाला हूँ, आप लोग कुछ बोलिए। मोना मैम, आपका ये तो टॉपिक ही है सर्जरी में, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर? डॉक्टर मोनाली गायकवाड़ मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। किसी को कुछ बोलना है बोलिए। वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं तो मैं बताता हूँ, वो आप सुनिए। इसमें ना हम लोग दाढ़ी मास्टक चूर्ण दे सकते हैं दीपन पाचन के लिए, यवान्यादि चूर्ण दे सकते हैं दीपन पाचन के लिए, कपित्ताष्टक चूर्ण दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें चांगेरियादि घृत जो है, भगंदर की मेन दवाई है चांगेरी, उससे सिद्ध घृत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सुकुमार घृत है, फिर उसके बाद में सुकुमार लेह, वो देने से फायदा होता है। फिर इसमें परपटी कल्प है, रस परपटी, क्योंकि ग्रहणी दृष्टि भी रहती है कहीं ना कहीं, तो पंचामृत परपटी हो गया, रस परपटी हो गया, लौह परपटी, स्वर्ण परपटी, अवस्था के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना होता है। इसी तरह से मुरिवेणा तेल का हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, और पिच्चू रखते हैं, वो हील करता है। महातिक्ता घृतम का भी हम लोग करते हैं, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं स्किन इन्वॉल्व है वहां पे, और म्यूकोजल मेम्ब्रेन, तो महातिक्ता घृत का पिचू रखते हैं। या फिर वहां पे हम, एक मेरे पास पेशेंट आई थी, लेडी पेशेंट थी राजस्थानी, तो उनको ये फिस्टुला इतना तकलीफ दे रहा था, इतना तकलीफ दे रहा था, तो मैंने उनको पिचू भी रखने को कहा और मात्रा बस्ती भी सिखा दिया कि आप करिए, तो उनका 3 महीना में पूरा ठीक हो गया था। और उनको इंटरनल दवाई में मैंने यही दिया था, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, काशोगुल, त्रिफला गुगुल, और खान पान अच्छा किया, अग्नि बढ़ाया, आसावरिष्ट दिया। आसावरिष्ट में तो हम अभ्यारिष्ट देते हैं, द्राक्षास्ता और द्राक्षारिष्ट, जो जैसा कंडीशन है उस हिसाब से हम सेलेक्ट करके देते हैं। इसी तरह से पिप्पल आदि तेल आप लोगों ने सुना होगा, पिपली आदि से सिद्ध किया हुआ तेल, वह उसका अनुवासन बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अच्छा, हरीश बत्रा सर आ गए, इन्होंने तो कोर्स किया है राजस्थान में। डॉक्टर हरीश बत्रा सर, आपका कुछ अनुभव होगा तो आप जरूर बताने की कृपा करिए आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे। एनोरेक्टल फिस्टुला पे आपका क्या, आपने देखा भी होगा, सीखा भी होगा, हमें बताइए। इसी तरह से धानवंतर तेल का अगर बस्ती दिया हमने रोज 100 ml, 75 से 150 ml रोज धानवंतर तेल का मात्रा बस्ती दिया,
तो ये बहुत ज्यादा धन्वंतर तेल में गुण है कि वो हील कर देता है फिस्टुला को। फिर इसमें हम लोग मुरीवेणा तेल मैंने बता दिया। उसी तरह से अगर छोटे बच्चों को है तो मुरीवेणा तेल का मात्रा बस्ती अच्छा काम करता है। और दूसरा क्या है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। मला स्तंभ हो गया तो वो फिर डेंजरस कंडीशन हो सकती है। इसी तरह से गंधर्व हस्त्यादि कषायम है, चीर बिल्वादि कषायम है, सुकुमार कषायम है। और घृत पान कराना, अग्नि को बढ़ा के घृत पान कराने से कोष्ठ जो है वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है। तो उसको अभी हमने सुबह पढ़ा था कि अल्पवीर्य वाली बस्ती देते हैं, मृदु औषधि देते हैं, तो वो आधमान वगैरह करता है। तो बस्ती भी हम लोग दे रहे हैं, तो वहां पे अगर कोष्ठ स्निग्ध नहीं है तो वो बस्ती का द्रव्य भी नीरू के मात्रा में दिया तो एब्जॉर्ब होता है, या कम डोज में दिया तो एब्जॉर्ब होकर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन करता है। हार्ट में पेन करता है, हेडेक करता है, और प्रतिशय करता है। ऐसा हमने सुबह के लेक्चर में सेशन में पढ़ा है। यहाँ पे घृत पान का बहुत ज्यादा महत्व है। अग्नि दीप्त करके घृत पान कराने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से इसमें ये देखना चाहिए कि हेतु क्या है। हेतु बंद कराना है। अगर मिर्ची मसाला बहुत खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, लेट उठ के सो के उठ रहे हैं, तो वह जो है वो सब बहुत खतरनाक होता है। त्रिफला चूर्ण है, अभ्या पिप्पल्यादि मूलादि कषायम है, बहुत अच्छा काम करता है। धानवंतर गुल्लिका बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें कल्याणक गुड़ बहुत अच्छा काम करता है। दुरालभा रिष्ट है, अभ्या रिष्ट है, दंत्या रिष्ट है, पुति करंजका सव, ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें विरेचन देना अगर जरूरी है तो इसमें मिश्रक स्नेह का 3 ml से 10 ml तक गर्म पानी के साथ देते हैं, एम्प्टी स्टमक, तो बहुत अच्छे से विरेचन हो देता है। सुकुमार एरंड तेलम अगर 25 ml गर्म पानी के साथ देते हैं तो हफ्ते में एक बार कराना है, उससे विरेचन होता है, पूरा कोष्ठ शुद्धि होता है, और हीलिंग होने के लिए चांस मिलता है, तो जल्दी हील हो जाता है। इसी तरह से कल्याणक गुड़ देते हैं, या फिर पटोल कटु रोहिणी आदि। अगर हमें यकृत को भी अच्छा करना है और पित्त का शमन करना है, रक्त की शुद्धि करना है, तो पटोल कटु रोहिणी आदि कषायम देते हैं। अभ्यादि मोदक देते हैं, उससे अच्छे से पेट साफ होता है। फिर पिपल्यादि तेल है, हिंगू वचादि कल्क है, बहुत अच्छा काम कर। हिंगू वचादि कल्क और पिपल्यादि तेल को मिक्स करके मात्रा बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और आप लोग कुछ बताना चाहें बता सकते हैं। वीना मैम आप कुछ बताना चाहती हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा जी, वीना मैम बताइए आप। सर मेरे पास 35 years की एक पेशेंट आई थी 6 महीने पहले। तो वो सर्जन के पास जाके आई और उसके वहां पे ना विद्रधी नहीं क्या हो रहा था, पूरी संचिति हो रही थी हमेशा हमेशा। तो वो घर में सीजर से वो कट करती थी और ऑइंटमेंट लगाती थी सर। तो हम हमारे पास आई तो हमने पहले वो देख के उसको एंटीबायोटिक डॉक्टर कानडे ने दे दिया और फिर मेरे पास भेज दिया। तो बोले अब आयुर्वेदिक कुछ तो दे दीजिए। जब उसको ऐसा इन्फेक्टेड पस वगैरह रहता था तो वो एंटीबायोटिक खाती थी, 3-4 दिन के बाद वो कम हो जाता था। तो मैंने एकेटी, अमृता कैशोर और गंधक रसायन दे दिया था, सूक्ष्म त्रिफला भी दे दिया था उसके साथ। और हर रोज रोज मैं मात्रा बस्ती उसको सिखा दिया। उसने 40-50 मात्रा बस्ती ले लिए और उसका कम हो गया सर। कभी तो भी मैं उनको आपके रात के सेशन में बुलाऊंगी सर। जी थैंक यू सर। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। और डॉक्टर हरीश बत्रा जी तो बोलते ही नहीं है, इन्होंने कुछ कोर्स भी किया है शार सूत्र का। अगर बताते तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी सर नहीं बता रहे। पल्लवी मैम अगर आप कुछ बताना चाहें इस टॉपिक पे तो बता सकती हैं। जितना हेलो। नॉलेज शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। हाँ सर, एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया, लेकिन मैंने एनोरेक्टल फिस्टुला का पेशेंट देखा है सर। जी और उसमें मैंने सर, पेशेंट जब आई थी उसका एज कम था, 33 कुछ तो एज था उसका। और थांबा थांबा जरा मीटिंग मध्ये बोलते तुमच्याशी नंतर. हो हो, हाँ बाय. हेलो. तो हाँ उसको फिर मैंने
2 ओपनिंग थे सर उसके, और उसको ब्लीडिंग हो रहा था ओपनिंग से और पस फॉर्मेशन भी था। तो उसको मैंने पहले तो आई थी तो उसको मैंने एकेटी दिया, सूक्ष्म त्रिफला, कैशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल। पेशेंट है, ठीक है, ओके सर, मैं बाद में बात करती हूँ, पेशेंट है वेटिंग पे। ठीक है, आप देख लीजिए, वो जरूरी है। हाँ ठीक है। हाँ। डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पर, या डॉक्टर अभय सर, किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। महाजन सर, जागीर सिंह जी, कुछ बोलना है इस टॉपिक पर? नहीं बोलना है तो फिर कोई बात नहीं, आप लोग पेशेंट देखिएगा फिर हमें जरूर बताइएगा। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, ऐसे भी 1 घंटे का सेशन। अभी कितना हुआ टाइम? 1 घंटा का हो गया। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा हुआ। आप लोगों को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, अगर किसी को है बोलना है प्रणाम तो। सर। हाँ सर, आपने कुछ देखा है पेशेंट ऐसे? नहीं सर, मैंने सर अब तक मैंने नहीं देखा कोई पेशेंट इस तरह का, और अपने सर देखूंगा तो बताऊंगा आपको जरूर आप सर। देखिएगा और जो मैंने यस ट्रीटमेंट बताया उस तरह से करने का कोशिश सर, यस करिएगा। सर, श्योर और सर। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं बताऊंगा। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर श्रीनिवास सर, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे एनोरेक्टल फिस्टुला के? श्रीनिवास सर नहीं बोल रहे। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, आप लोग देखिएगा फिर हमें बताइएगा। अभी मैं 9 बजे मिलूंगा। श्रीनिवास सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं भी ये पेशेंट को पंचतिक्त गुग्गुल ग्रोथ और सप्तविंशति गुग्गुल ये रसमानी का रस दे दिया सर, वो तो पूरा ठीक हो गए सर पेशेंट। रस माणिक्य, वाह, बहुत बढ़िया दवाई बताए। और हम्म। पंचगृत गूगल, बहुत बढ़िया बताए। और ये इसका साथ पेट साफ करने का अविपत्तिकर चूर्ण वैसा कंडीशन देख के दिया सर। जी 100% विदाउट सर्जरी वी कैन ट्रीट सर, जी इवन मल्टीपल ऑरिजन्स रहे तो भी कर सकते सर। जी, ये सर बहुत मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस बताया है सर आपने। जी सर। सर। ठीक है, आप लोग करिए, जो जिनको नहीं आएगा आप हमसे पूछिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम 9 बजे मिलेंगे क्लिनिकल संभाषा में। तब तक ओके के लिए सर। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।